हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज से ऑफिशियली आपका T20 वर्ल्ड कप 2022 स्टार्ट हुआ था और होस्ट नेशन एंड उनके नेबर का एक पहला इनॉग्रेशन मैच था आज का। और ये जो पुल है, जिस पुल पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आपकी आयरलैंड, श्रीलंका, ये सारी टीमें इस पुल पर हैं। तो ये पुल ऑफ डेथ भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी पर भी किसी भी दिन भारी पड़ सकता है। इनफैक्ट श्रीलंका भी इस पुल पर है, जो कि टफ कंपटीशन देगी सभी टीमों को। तो यहाँ पर एक न्यूजीलैंड ने एक अर्ली इनिशिएटिव ले लिया है और अर्ली उनको एज हासिल हो गया है, क्योंकि उन्होंने होस्ट एंड फेवरेट टू विन दिस T20 टूर्नामेंट उनको आज बीट किया है। और क्या ही परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की, क्योंकि न्यूजीलैंड से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके की परफॉर्मेंस आएगी। स्पेशली जो उनकी मिडिल ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल भी नामी गिरामी कोई भी नहीं है उसमें। चैपमैन को कोई नहीं जानता, जेम्स नीसम पता नहीं किस तरीके से खेलेंगे, क्या फॉर्म कैरी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट जो यूनिट है, जो न्यूजीलैंड का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो उनके टॉप ऑर्डर्स और जो उनके लोअर डाउन द ऑर्डर और जो बॉलर्स हैं वो उनके पूरे थे। और उन्होंने ये इंश्योर कराया कि एकदम वन साइडेड अफेयर पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नेस्तनाबूद कर दिया। और सामने वाली टीम जो भी उस ग्रुप में है या ऑस्ट्रेलिया से जो भी खेलेगी, उनको ये एक रास्ता दिखाया है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सकता है। तो शुरुआत होती है, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे टॉस जीता और टॉस जीत करके सबसे पहले तो बॉलिंग करने का फैसला लिया। और बॉलिंग जब करने का फैसला लिया, क्योंकि ये एक अच्छा डिसीजन भी मैं मानूंगा इसको, लेकिन फिन एलन कुछ और ही सोच कर आए थे। और जो इनिशियल बर्स्ट पर जो फिन एलन ने स्ट्रोक खेला है, स्पेशली फर्स्ट ओवर में जो मिचेल स्टार्क को बाउंड्री और एक सिक्स मारा था थर्ड और फोर्थ बॉल पे, वो वहां से जो मोमेंटम कैरी किया है आपके फिन एलन ने 16 गेंदों पर 42 रन। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच बॉस यही था, क्योंकि एक जो डर होता है ना, एक हवा जो बना हुआ था ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर का कि उनके पास 145 प्लस के बॉलर्स हैं, सभी तीनों बॉलर 145 प्लस हैं और एक थ्रेट इंपोज करते हैं सामने वाले बैटिंग यूनिट पे कि स्टार्टिंग में ही वो 2-3 विकेट ग्रैब करते हैं और उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से सभी टीम बॉक डाउन हो जाती है और 140, 150, हार्डली 160 तक पहुंचते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग यूनिट को आसान होता है 130, 140, 150 को चेस करना। बट फिन एलन कुछ और ही सोच कर आए थे। मतलब आप ये सोचिए कि आपके केन विलियमसन कैप्टन हैं और मार्टिन गप्टिल जो उनके सीजन कैंपेनर है, उनको बिठा करके फिन एलन को खिलाया जाता है। तो उस सोच की और उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है कितना दर्शाया गया, और उसने जस्टिफाई भी किया फिन एलन ने कि बॉस, अगर आप मेरे को खिला रहे हो तो आई एम नॉट ए मग विद द बैट, मैं क्या चीज हूं, प्लीज टेक मी सीरियसली। उसका ये स्टेटमेंट था। और ये न्यूजीलैंड हमेशा से ऐसा करते हुए आती है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने, मुझे याद है 2015 का जो वर्ल्ड कप था, वहां पर ब्रैंडन मैकुलम एक अलग ही लेवल पर और एक अलग ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि अलग ही पिच पर मैच खेल रहे हैं। और उनका जो डर होता था, खौफ होता था, उससे ही आधी टीम सामने वाली डर जाती थी कि ये जब तक आउट नहीं होंगे तब तक ये 10, 11, 12 के रन रेट को कैरी कर सकते हैं और न्यूजीलैंड के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है रन के मामले पे। तो वो चीजें जो शुरुआत की थी ब्रैंडन मैकुलम ने, वो चीज को आज फिन एलन ने कैरी किया। और उनके साथ जो डेवन कॉनवे ने जो साथ दिया, स्पेशली जो कुछ 52 गेंदों पर उन्होंने 92 रनों का स्कोर किया, उसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मतलब इससे यह साबित होता है कि ही इज ए बाउंड्री हीटर। मतलब ये खिलाड़ी बिल्कुल अद्भुत है बॉस। ये इसको टेस्ट खिला लीजिए, वनडे खिला लीजिए, T20 खिला लीजिए, ये मतलब अलग ही प्लेयर है ये। और ये इसको मैं मानता हूं कि ये प्योर क्लास है। इसको वो टैग नहीं मिला है, लेकिन ये सामने वाली टीमों को चीख चीख कर बोल रहा है कि मेरे को आप सीरियसली ले लो, क्योंकि आई एम सम प्लेयर। अगर मेरे को आप नहीं मानोगे तो बहुत गलत हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ये वनडे में देख लीजिए, इसको T20 में देख लीजिए, टेस्ट में देख लीजिए, सभी जगह ये परफॉर्म कर रहा है। नाम है इनका कॉनवे, बट कौन मैं वे, कौन माई वे, ये इनका स्टेटमेंट है बॉस, कि कौन मत पूछो कि मैं कौन हूं बे। तो इस तरीके से जो उन्होंने खेला है आज, जो 92 रनों की पारी, अद्भुत, लाजवाब, अद्वितीय और कल्पना से भी ज्यादा परे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराने के लिए आपको एक स्ट्रांग बंदा चाहिए ऊपर। मैं हमेशा से बोलता हूं ये चीज।
ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सकता है, लेकिन आपको ऊपर एक तगड़ा प्लेयर चाहिए और फिनिश करने वाला एक तगड़ा प्लेयर चाहिए, तभी आप ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सकता है। तो उसके बाद जब वो आउट होते हैं आपके फिन एलन, तो वहां पर एंट्री होती है केन विलियमसन की, और केन विलियमसन को इतना मतलब टाइम मिल जाता है कि अपनी इनिंग को वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वो खेल सके। 23 बॉल पर 23 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन वो एक अच्छा फेस निकाल करके गए कि जो बॉलर्स थे उनको मतलब बिल्कुल लेटा करके रखा कि बॉस आप अब चढ़ाई नहीं कर सकते हमारे ऊपर, और विकेट अपने हाथ पे इंटैक्ट रखा ताकि न्यूजीलैंड के पास जो नीचे जो हिटर्स हैं वो बाद में अपना काम कर सके, जो बखूबी आपके जेम्स निसम ने किया। नीचे आकर के कुछ 12-13 बॉल पर 20-21 रन बनाए, ऑलमोस्ट 200 150 पौने 200 का स्ट्राइक रेट कैरी कर करके वो गए, और इससे ये बताया निसम ने कि बॉस मैं भी फॉर्म में हूं और मेरे को मुझे मतलब किसी की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं फॉर्म में, कोई मुझे बोलेगा तभी मैं फॉर्म में होऊंगा। तो ये यहाँ से न्यूजीलैंड ने बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस की। ग्लेन फिलिप्स ने 10 बॉलों पर 12 रन जरूर बनाया, लेकिन जो न्यूजीलैंड का जो जिस तरीके से स्टार्ट मिली थी न्यूजीलैंड को 125 रन मेरे ख्याल से 130-140 के आसपास वो 13 ओवर या 14 ओवर में थे, वहां सर उनको लास्ट के 6 ओवर में एटलीस्ट 220-230 तक उनको लेकर के जाना था, लेकिन थोड़ा बहुत पुल बैक हुआ बिकॉज केन विलियमसन ने 23 बॉल पर जो 23 रन की पारी खेली, ऑलमोस्ट 4 ओवर में अगर आप 23 रन मार रहे हो तो अपनी टीम के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो। केन विलियमसन को ये चीजें छोड़ करके एक पावरफुल इनिंग खेलना पड़ेगा। T20 की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसके ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब नीचे मैचेस में चल जाते हैं, लेकिन अगर ये फाइनल सेमीफाइनल पे अगर आप इस टाइप का काम करोगे तो आप फिर अपनी टीम के साथ इनजस्टिस करोगे। तो उसके बाद केन विलियमसन आउट होते हैं, केन विलियमसन के बाद फिर ग्लेन फिलिप्स आउट होते हैं, ग्लेन फिलिप्स के आउट होने के बाद फिर लास्ट में आपके कॉनवे और आपके जेम्स निसम ने जो पारी खेली, मतलब 16 ओवर में 150 रन था, लास्ट के 4 ओवर में ऑलमोस्ट 50 रन उन्होंने मारे, ऑलमोस्ट 50 रन मारे। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फिनिश हुआ, और जब स्ट्रॉन्ग फिनिश हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल प्रेशर में थी, क्योंकि जो डेविड वार्नर थे, डेविड वार्नर एक तो इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, उनको जो नेक में जो स्ट्रेच आई थी उसके बाद वो आ रहे थे, तो वो उतने टच में नजर नहीं आए। एरन फिंच का आपको पता ही है कि वनडे से अपने रिटायरमेंट घोषित कर दिया, और ये T20 के बाद भी ये उनका लास्ट असाइनमेंट होगा, उसके बाद भी वो रिटायरमेंट T20 से भी कर लेंगे, लेकिन वो भी फॉर्म में उस तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे हैं और फॉर्म में उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब स्टार्टिंग की 2 विकेट गिर जाती है तो वहां पर फिर मैक्सवेल और आपके मैक्सवेल के पास, और उसके बाद फिर आपके मिचेल मार्श को थोड़ी बहुत इनिंग को संभाला, जहां पर आपके 30 रनों पर 2 विकेट गिर गए थे, फिर आपके 34 पे तीसरा विकेट गिर गया मिचेल मार्श का, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी की पूरी तरह लड़खड़ाते हुए नजर आई। उसके बाद फिर कोई भी आपको पारी संभालने वाला प्लेयर नहीं था। स्टॉइनिस हो गए, टिम डेविड हो गए, मैथ्यू वेड हो गए, ये सारे मतलब हिटर्स की तरह जाने जाते हैं। जो इनिंग को बिल्डअप या कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर होता है ना, वो यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए यह हाल हुआ। और मैक्सवेल अपना फॉर्म एंजॉय नहीं कर रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि साउथ अफ्रीका मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो प्रॉब्लम है ना, वो टू मनी प्लेंटी वाली प्रॉब्लम है कि बॉस इनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, किनको मौका दे किनको मौका देते। फिंच को आप बैठा नहीं सकते, फिंच से अच्छा प्लेयर आपको कैम ग्रीन है, फॉर्म भी अच्छी है, बॉलिंग भी आपको अच्छे करके देता है, लेकिन कैप्टन है तो उसको आपको खिलाना पड़ेगा। डेविड वार्नर अगर फॉर्म में नहीं है तो टीम आपकी आधी ऐसे ही डाउन लगती है। उसके बाद मिचेल मार्श, स्टॉइनिस, ये सब उस तरीके के प्लेयर नहीं है कि जो आपको पावरफुल पंचेस मतलब स्टार्टिंग से ही मार कर, ये अगर मोमेंटम है तो ये आपको उस मोमेंटम को कैरी कर सकते हैं, बट आप ये सोचोगे कि इनिंग बिल्ड करेंगे और लास्ट में फिर पावर हिटिंग जनरेट करके देंगे, ये उस तरीके के प्लेयर्स नहीं है, ये यहां पर बेईमानी होगी। दूसरा, कैप्टन फिंच ने ये गलती और की कि आपने मैक्सवेल को ट्राई ही नहीं किया। मैक्सवेल को आप ला सकते थे 6 बॉलिंग ऑप्शन पे, आपने स्टॉइनिस से 4 ओवर फेंकवाए, जैम्पा से 4 ओवर फेंकवाए। तो यहां पर आपको ना एक चीज देखना पड़ेगा कि बॉस 1-2 बॉलर्स मेरे पास ऐसे हों, आपके मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं कर सकते, तो एक बॉलर आप ऐसी शॉट चल रहे हो आप टोटल मतलब 5 बॉलर खिलाए हो और 5 से आपने 4 ओवर फेंकवाया। तो यहां पर क्या होता है ना कि बैट्समैन प्रिडिक्टर जो बैटिंग कर रहा है वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये बॉलर आएगा और मुझे इसके अगेंस्ट में चार्ज लेना है। तो ये चीजें ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर गलती कर दी है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर एक और बड़ी गलती की कि जो मैच से जो रनों से हारे हैं वो बहुत इनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो पुल है ना, इस पुल पर बॉस आपको आसान नहीं होगा क्वालिफाई करना। आप एक मैच भी अगर अब मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया 5 मैचेस खेलेगी, एक मैच वो हार चुकी है, अब 4 मैचेस बचे, अब 4 के चारों भी जीत जाए ना तो भी गारंटी नहीं है कि वो टीम पर क्वालिफाई कर सकती है।
क्योंकि इस पुल पर आपको सभी टीमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलेगी। अभी इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होना बाकी है। इंग्लैंड भी उनको टफ टाइम्स देगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम मुझे पूरी नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम मुझे बिल्कुल भी कंप्लीट नजर आ रही है। स्पेशली उनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है, 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ इंग्लैंड उतर रही है। तो वहां पर इंग्लैंड को बहुत आपको मतलब सोच समझ कर चलना पड़ेगा। और इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट 2-3 प्लेयर उनके पास नहीं है जो आए, जो मतलब जो नहीं खेल पा रहे हैं ड्यू टू इंजरी और ड्यू टू सम अदर रीजंस, जैसे बेयर स्टोव हो गए जॉनी बेयर स्टोव हो गए, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। इयन मॉर्गन रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनके पास भी 2-3 स्पॉट्स खाली हैं। और जो भी आ रहा है वो बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट के साथ आ रहा है। मतलब बॉलिंग ऑप्शंस तो उनके पास कभी नहीं है। 7 बॉलर अगर जिस टीम के पास है और प्लेइंग 11 में है, वो टीम बहुत स्ट्रांग होती है ऑन पेपर्स, और इंग्लैंड ये चीज करके भी दिखा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया का यहां से जो सफर शुरू हुआ है ना, ये बहुत ही कांटे भरा वाला सफर हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम क्वालिफाई करने का चांस जो है वो 70% आपका खत्म हो चुका है। क्योंकि एक तो कैप्टन आपका जाने वाले मोड पे है कि बॉस वो रिटायरमेंट ले लेगा T20 के, मतलब इस श्रृंखला के बाद। तो वो कैप्टन जो फॉर्म और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो पैशन होता है ना, वो थोड़ा सा लैक करेगा। क्योंकि उसको लगेगा यार कि अब तो मैं जा ही रहा हूं, तो मैं क्या ही ज्यादा एफर्ट करूं, मेरे को तो जाना ही है। तो और ये चीज देखा गया है वर्ल्ड क्रिकेट में कि जो भी जाने वाला कैप्टन होता है ना, बहुत रेयर होते हैं इस टाइप के ब्रीड। मतलब इमरान खान को मैं इस तरह से मानता हूं कि बस वो जा रहे थे और जाते जाते कारनामा करके चले गए। तो ये चीजें आपको ऑस्ट्रेलिया को सोचनी पड़ेगी टीम स्ट्रैटेजी के तहत पे कि कैम ग्रीन को उसको इंडक्ट कराना पड़ेगा, जो भी जिसके भी अगेंस्ट पे वो खिलाए या जिसके अगेंस्ट पे भी वो जाए, तो वहां पर कैम ग्रीन को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक जो उनके बॉलिंग यूनिट है ना, वो उसको आपको यूज करना पड़ेगा, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे मैक्सवेल हो, और कैम ग्रीन आते तो वो भी शामिल होंगे। तो इस तरीके से वो एक बिल्डअप कर सकते हैं। और जो छोटी टीमों के साथ जिनका उनका मैच है ना, उनको बहुत ही बड़े लेवल से हराना पड़ेगा, तभी ये नेट रन रेट जो है ना, ये पॉजिटिव पे आएगा। अगर आप बड़े मार्जिन से नहीं हराते हो आयरलैंड को, श्रीलंका को और आपके अफगानिस्तान को, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इंग्लैंड और जो दूसरी टीमें हैं वो बहुत टफ मुकाबला देंगी आपको इस मैच में। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के किस किस टीम से मैच खेलना अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया भी आपको श्रीलंका के साथ खेलेगा, श्रीलंका के बाद वो इंग्लैंड के साथ खेलेगा, यहाँ पे भी उनको टफ मौका मिलेगा। आयरलैंड और अफगानिस्तान को इनको बहुत बड़े लेवल से हराना पड़ेगा। श्रीलंका से अगर जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, इनको जो उनका मोमेंटम कैरी होगा, जो इनका विनिंग वेज है वो वापस आएगा। तो ये चीज देखना पड़ेगा। इंग्लैंड को इनको जबरदस्त, मतलब इंग्लैंड को इनको हराना ही हराना है। अगर इंग्लैंड ने इनको हरा दिया तो फिर ये बाहर हो सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड 2 मैच नहीं हारेगा, ये तो तय है। क्योंकि न्यूजीलैंड को मतलब इस ग्रुप में न्यूजीलैंड को जो टफ टाइम देगा वो इंग्लैंड ही दे सकता है। और इंग्लैंड अगर जीत जाता है न्यूजीलैंड से जीत जाता है और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देता है, तो न्यूजीलैंड का मौका बहुत बढ़ जाएगा इस राउंड को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत कुछ ये मैच में मतलब रूप दिखा दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया को झंझोर कर रखने वाले, मतलब जो हार हुई है ना, वो झंझोर देने वाली हार है, आसान हार नहीं है। ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के साथ आईसीसी इवेंट्स पे बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से शायद ही मुझे याद है न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है आईसीसी इवेंट्स पे। लास्ट ईयर का भी जो फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बहुत ही अच्छे और बड़े लेवल से हराया था। तो न्यूजीलैंड को एक था अंदर से, मतलब ये न्यूजीलैंड की टीम ना देख के लगती नहीं कि ये पूरी कंप्लीट टीम है। क्योंकि चैपमैन, आपको माइकल ब्रेसवेल, आपके पास इतनी अच्छी टीम, अच्छे प्लेयर हैं। और उसके बाद आपके पास माइकल ब्रेसवेल के साथ एक और प्लेयर है, मैं नाम बोल रहा हूँ आपका, एक सेकेंड, वो भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं। तो ये सारे प्लेयर्स को खेलना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ये खेल नहीं रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट मे बी द रीजन, बट माइट बी ही विल बी इंजरी। डैरल मिचेल बॉलिंग वाइज भी और बैटिंग वाइज भी उनको घातक साबित हो सकते हैं। सेम आपके माइकल ब्रेसवेल का। एडम मिलने का मौका बहुत कम मिलेगा, जिस भी दिन लोकी फर्ग्यूसन अगर इंजर्ड होते हैं तभी मिलेगा, नहीं तो लोकी फर्ग्यूसन बहुत टॉप नॉच फॉर्म में है वो। बोल्ट एंड साउदी ने भी बोल्ट ने 2 विकेट, साउदी ने 3 विकेट। सैंटर ने जो स्टार्टिंग में जो काम बिगाड़ा ना, मतलब मैं उस चीज से हैरान हो गया कि केन विलियमसन इज अ वेरी गुड कैप्टन यार।
कैप्टनसी पे मुझे उसका डाउट नहीं है, लेकिन एज ए प्लेयर ही आई डाउट ऑन हिम। सो उसने क्या किया केन विलियमसन ने कि वो पहले ही भाप गया कि इस पिच पे स्पिनर का बोल वाला होने वाला है। सिडनी का ग्राउंड है, सिडनी के ग्राउंड में ऐसे ही स्पिनर हमेशा डोमिनेट होते हैं और जो स्पिनर को उनको पिच से परचेज भी मिलती है, तो वो भाप चुके थे और उन्होंने सेंटनर को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिया। और जब सेंटनर को इंट्रोड्यूस कराया तो सेंटनर ने 2-3 विकेट छटके में निकाल दिया और ऑस्ट्रेलिया का वहीं पे कमर तोड़ दिया था। 50 रन के आसपास, मतलब ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिर चुके हैं, तो वहां पर पारी संभालने वाला फिर कोई भी नहीं है। मुझे फिर नहीं लगता कि पारी संभाल करके और फिर 15 ओवर तक कैरी करना और उसके बाद फिर लास्ट के 5 ओवर में रिस्क लेना, चांस लेना, ये बहुत कम टीमें कर पाती हैं, क्योंकि T20 इज अ फास्ट क्रिकेट, बहुत जल्दी आपका लूज अगर, क्योंकि आपने जो 4 विकेट गिर गई है तो जो भी सामने वाली बॉलिंग टीम है वो अपने जो कमजोर बॉलर है ना उसको पहले ओवर कंप्लीट करा देगा। जब उसके ओवर कंप्लीट हो गए तो उनके जब मेन स्ट्राइक बॉलर आएंगे और उस समय आपको स्ट्राइक मतलब हिट करना होगा, तो मेन स्ट्राइक बॉलर को हिट करना उतना आसान नहीं होता है। ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के साथ आज घटित हुई है और ऑस्ट्रेलिया को ये जो हार है ना ये चुभेगी, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। आप तुक्के में, दुप्पल में आप उसको, या फिर आप बोल लीजिए कि गुड लक में आप यूएई में जीत गए वर्ल्ड T20, बट ऑस्ट्रेलियन होम ग्राउंड पर आप फेवरेट हो यार, और आपको न्यूजीलैंड जैसी टीम आपको जाकर के हरा दे रही है। दैट मीन्स कि सम सीरियस एजेंडा और सम सीरियस थ्रेट, क्योंकि इंडिया ने भी 187 रन बनाया था और आप ऑलमोस्ट उसको चेस कर गए थे। 12 ओवर, मतलब लास्ट के 12 बॉलों पर 16 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वहां से आप पूरी की पूरी टीम आपकी धराशायी हो गई। तो या तो आपकी टीम जो है मिडिल ऑर्डर स्पेशली, उनके पास वो स्पाइन नहीं है कि वो रेजिस्ट कर सके, दे आर स्पाइनलेस एट राइट नाउ ऑस्ट्रेलियन टीम। तो उसको स्पाइन भरने के लिए एक आध अच्छा फॉर्म का प्लेयर होना चाहिए। अगर वो फॉर्म का प्लेयर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। कैम ग्रीन को आपको इंट्रोड्यूस कराना ही होगा, चाहे वो कैसे भी करवाओ। मुझे लगा था कि कैम ग्रीन खेलेंगे, स्पेशली जब स्टीव स्मिथ को बैठाने की बात हो गई थी। आप टिम डेविड को हटा सकते हो यार, कैम ग्रीन के सामने टिम डेविड कुछ भी नहीं है। टिम डेविड का नाम है लेकिन वो अभी तक उसने वो करके नहीं दिखाया। ही इज स्कोरिंग 40-50 बट नॉट इन ए विनिंग कॉज। वो मतलब लग रहा है, क्योंकि वो देखिए एक होता है, लोगों को पता है ही इज सिंगापुरियन, तो सिंगापुर का उसको वो जो ऑस्ट्रेलियन वाली बात है ना वो नजर नहीं आ रही है उसमें, कि वी आर ऑस्ट्रेलियंस, प्राउड ऑस्ट्रेलियन। एक होता है अंदर से आती है कि बॉस हम कहीं से भी मैच को जीत के निकाल सकते हैं। माइकल हसी टाइप के प्लेयर कहीं से भी मैच निकाल सकते हैं खड़े रह गए तो टिम डेविड को यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग केस अपना बनाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि टिम डेविड अगर 1-2 मैच में फ्लॉप होते हैं तो कैम ग्रीन को आप स्ट्रेट अवे इंडक्ट करिए, एरन फिंच को आप 3 या 4 पे ले आइए और कैम ग्रीन और वार्नर से आप ओपनिंग कराइए। तब जाकर के आपकी टीम जो है ना वो टोटल रिस्ट्रक्चर्ड होगी और बहुत ही स्ट्रांग बनेगी, ऑन पेपर भी और ऑन मैच डे पे भी। तो ये सारी चीजें आज घटित हुई। वैसे ही आज सेकंड मैच खेला गया इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का। इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा फाइट करनी पड़ी। मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इनिंग हुई तो वो देख करके नजर नहीं आया कि फाइट करनी होगी, लेकिन जब अफगानिस्तान वापस आया तो उसने बहुत ही जबरदस्त फाइट दी आपका अफगानिस्तान ने, और 5 विकेट ऑलमोस्ट 90 रन के आसपास गिरा दिया था इंग्लैंड का। लेकिन रन रेट का जो प्रेशर था वो उनके ऊपर था नहीं, हार्डली 2 या 3 रन के रन रेट से रन चाहिए थे। आपके लियम लिविंगस्टोन ने एक अच्छी इनिंग खेल दी थी, तो बहुत तेज इनिंग खेली, तो उस पर रन का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आया था, रन रेट का भी इम्पैक्ट नहीं आया था। और इंग्लैंड ने फर्स्ट यहाँ पर टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद उन लोगों ने बॉलिंग डिसाइड किया। बॉलिंग करने के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने स्टार्टिंग के 1-2 ओवर में बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे बेन स्टोक्स के अगेंस्ट। बेन स्टोक्स फर्स्ट बॉलिंग करने आए थे, फर्स्ट ओवर अपने डालने आए थे, और उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला रहमानुल्लाह गुरबाज को, और उन्होंने 1-2 स्ट्रोक पावरफुल स्ट्रोक्स भी खेला। एक स्पेशली जो लैप करके जो उन्होंने पीछे की तरफ 6 मारा था वो ऑसम शॉट था। हजरतुल्लाह जैसे स्ट्रगल करते हुए नजर आए। मतलब मैं उनकी इनिंग देख रहा था, मतलब बॉल पे टाइमिंग नहीं हो रही है, टाइम हो रही है तो फिर वो फील्डर के हाथ में जा रही है, या फिर वो शॉट्स खेल रहे हैं तो ऊपर एज जा रही है और कैच छूट जा रहा है, या फिर इन द एयर हो रहा है और नो मैंस लैंड पे बॉल कर रही है।
स्ट्रगल करते हुए पूरे साफ साफ नजर आए। उनको जो स्पेशली जो स्लोअर वंस डाली गई उसको वो पिक नहीं कर पा रहे थे और हम हमेशा बीट हो रहे थे। तो 17 बॉलों पर 7 रन हजरतुल्ला जजई बना करके, हजरतुल्ला जजई से ये इस तरह की पारी की इनिंग की शुरुआत कोई वो नहीं होती है एक्सपेक्टेशन कि वो 17 बॉलों पर 7 रन बनाएंगे। उसके बाद इब्राहिम उल्ला जदरान आए। इब्राहिम जदरान ने रन बॉल इनिंग खेली, 32 बॉल पर 32 रन, 3 चौके और 1 छक्का। और उसके बाद उस्मान घनी को लाया गया था करीम जन्नत की जगह पर। मतलब एशिया कप में यहाँ पर करीम जन्नत बैटिंग करने आते थे, लेकिन करीम जन्नत को मौका नहीं मिला और उस्मान घनी को लाया गया। इन्होंने भी रन बॉल इनिंग खेल कर गई, 30 बॉल पर 30 रन। उसके बाद नजीबुल्ला जदरान आए। नजीब अच्छे फ्लो में नजर आ रहे थे। एक उन्होंने कड़ाकेदार शॉट भी मारा था स्ट्रेट डाउन द लाइन 6 पे, लेकिन उसके बाद फिर नजीबुल्ला जदरान जो उनके प्लेयर हैं वो मतलब बॉल को पिक नहीं कर पाए, स्लोअर वन बॉल को सीधा मार बैठे और वो बाउंड्री के पास कैच आउट हुए। आदिल रशीद ने बहुत ही धमाकेदार कैच ली थी। मतलब जब वो ऊपर थी और वो भाग करके पीछे की तरफ जा रहे थे, वहां पर कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो डाइव मार करके कैच ले पाएंगे, लेकिन व्हाट एन एफर्ट। इंग्लैंड टीम वेरी इंप्रूव टीम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था T20 में, उस तरीके की ये टीम नहीं होगी। जॉस बटलर उस समय नए नए कैप्टन बने थे, तो नया जब टीम कैप्टन बनता है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब उनको प्रॉब्लम्स आई तो वो बिखरे भी, लेकिन जब अब वो रीग्रुप्ड हो गए हैं और उनको एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन भी मिल गया है। मतलब क्या टीम है यार इंग्लैंड की, ऊपर से लेके नीचे तक 8-9 नंबर तक बैट्समैन उनके। क्रिस वोक्स 9th नंबर पर आते हैं, जबकि रीच टॉपली भी नहीं है इस टीम पे। उसके बाद डेविड विली को भी मौका मिल सकता है, अगर डेविड विली खेलते हैं तो 10वें नंबर पर वो आएंगे बैटिंग करने के लिए। डेविड विली इज नॉट ए मग, नो मग विद द बैट। ही कैन बैट, ही कैन स्कोर रन्स, ही कैन क्विकली 20-30 रन्स बना सकता है वो। तो उसको भी मौका नहीं मिला है आज के मैच में, क्योंकि मार्क वुड फिट थे और मार्क वुड को इंग्लैंड के गो टू बॉलर है, और उन्होंने ही फर्स्ट सफलता रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में इंग्लैंड को दिलाई थी, और वहीं से फिर इंग्लैंड की पतन चालू हुई। और मतलब दे नेवर एबल टू रिकवर। मतलब लास्ट 10 ओवर में वो सिर्फ 54-55 रन पर ही थे, और ऑलमोस्ट 4-5 विकेट गिर गए थे आपके, सॉरी दो ही विकेट गिरे थे उस समय 10 ओवर में 55-56 पे। उसके बाद जब अफगानिस्तान तेज खेलने पे गई, वहां पर विकेट रेगुलर इंटरवल पे गिरते चले गए। क्या आपके नजीबुल्ला जदरान, क्या नबी, मतलब नबी जब 91 पे 4 थी एक समय पे अफगानिस्तान, और उसके बाद धीरे धीरे 112 पे वो ऑल आउट हो गई। और बॉलिंग यूनिट की बात करें तो बेन स्टोक्स ने 2 विकेट लिए, 5 विकेट सैम करन ने लेकर गए। सैम करन की जो स्पेशली स्लोअर वन बॉल थे वो पिक करना बहुत आसान, बहुत डिफिकल्ट था अफगानिस्तान प्लेयर के लिए। ये एक हार्ड पिच भी थे, क्योंकि वो इस पिच, ऐसे पिचेस पे खेलने पे आदी नहीं है, जहां पर पर्थ जैसे वाका पे जो जहां पे इतनी तेज से पिच आती है। और वो बैट स्विंग भी कर रहे थे, लेकिन वो मिस होते जा रहे थे और हमेशा बॉल जॉस बटलर के हाथ में आ रही थी। स्टार्टिंग के 6 ओवर में सिर्फ 30-32 रन ही थे अफगानिस्तान के। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के साथ ये जाती भी थी कि उनको पहला मैच ही पर्थ वाका में खेलने का मौका मिला, जहां पर पिच बहुत फास्ट थी। अगर उनकी शुरुआत एडिलेड या फिर सिडनी से होती, जहां पर स्पिनर फ्रेंडली थोड़ा सा पिच होता है, वहां पर उनको शुरुआत मिलती और लेटर ऑन द स्टेज वो वाका पे आते, तो वो उनके लिए अच्छा भी होता। और आईसीसी को ये चीज सोचना चाहिए कि बॉस, जो मिनोज हैं, जो छोटे प्लेयर्स, जो छोटी टीम है ना, उनको आप थोड़ा सा फ्रेंडली विकेट्स दें। अगर आप स्ट्रेट उनको पर्थ पे खिलाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स अफगानिस्तान ने जो फाइट बैक किया 112 रन पर, मुझे ऐसा देख के लगा कि अगर अफगानिस्तान के पास 40-50 रन और होते या 30 रन भी और होते ना, तो वो इस मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते थे। लास्ट में लिविंगस्टोन और मोइन अली ने सूझबूझ करके मैच खेला और उसको विजय रन के पार लेकर के गए। लेकिन एक स्टेज पर इंग्लैंड फंसता हुआ नजर आ रहा था, स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, और देख के लग ही नहीं रहा था कि यही वो इंग्लैंड है जो जिसको ये मैच कंफर्टेबल जीतना चाहिए था। मतलब पाकिस्तान को इन्होंने 14 ओवर में 160 रन मार करके हराया था। उस टीम के साथ अफगानिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट में वो बेबस नजर आए, और बिल्कुल भी मतलब उस तरीके की डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं आ पाई इंग्लैंड से, जिस तरीके से उनकी उम्मीद होती है। तो ये अफगानिस्तान ने एक चीज और वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाया कि इंग्लैंड को भी हराना आसान है। अगर रन्स ऑन द बोर्ड है 150-160, तो इंग्लैंड भी स्ट्रगल कर सकती है अगर उनकी स्टार्टिंग में 2-3 विकेट निकल जाते हैं।
तो ये इस तरीके से जो आज का जो शुरुआत था ना, वो बहुत ही जबरदस्त शुरुआत थी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। मुझे तो स्पेशली दोनों मैचेस देखने में बहुत मजा आया। मैंने स्पेशली जो इंग्लैंड की मैच थी उसको मैंने सोचा था कि ये वन साइडेड अफेयर होगा, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से फाइट बैक की ना बॉस, सल्यूट है आप लोगों का अफगानिस्तान प्लेयर को। उनको इतनी इंफ्रा फैसिलिटी नहीं होती है, उनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं वेदर विद देयर स्पिनर और विद देयर पेसर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। आपके फजल फारूकी ने भी, फरीद अहमद ने भी, जो एशिया कप में भी खेले थे। उसके बाद उमर जई ने भी आपकी अच्छी बॉलिंग की है। उमर जई आपके अजमतुल्लाह उमर जई ने सिर्फ एक ही ओवर फेंका, लेकिन अच्छे दिख रहे थे वो। और फजल हक फारूकी ने 4 ओवर में 24 रन देकर के 1 विकेट लिया। मुजीब आउटस्टैंडिंग 4 ओवर 22 रन 1 विकेट। उसके बाद मोहम्मद नबी ने 3 ओवर में 16 रन दिए, वो भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। और राशिद खान 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। मतलब अफगानिस्तान 20-30 रन और बनाता तो ये मैच को वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकता था, लेकिन कोई नहीं, होता है वंस इन अ वाइल। लेकिन पिच दोनों के लिए ही घातक साबित हुई। अगर इस पिच पर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करता तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होता, और इंग्लैंड अगर 130-140 रन बनाता तो फिर अफगानिस्तान को ये चेस करना किस तरीके से वो इंग्लैंड के गले पड़ सकता था, ये आपको देखने को जरूर मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इंग्लैंड टीम ने टॉस जीता और फर्स्ट बॉलिंग की, तो उसका नतीजा आपको सामने दिखा। लेकिन अफगानिस्तान टीम को आप नॉकआउट में, मतलब आप उसको ये नहीं सोच सकते कि बॉस ये टीम ऐसी कैसे आ गई और बिना क्वालिफाई कर कैसे हो गई। ये उन्होंने आज सबूत दिया। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही चीज देखता हूं, इंटेंट। आप 112 रन जरूर बनाए, लेकिन इंटेंट कैसी थी आपकी, कि आपने नाको चने चबवा दिए आपके अपने अपोजिशन को कि बॉस आपको 112 की जगह 113 रन बनाने हैं और हम आपको स्ट्रगल करवाएंगे। वो भी पर्थ की वैका जैसी पिच पर स्पिनर के इतना तगड़ा परफॉर्मेंस, सैल्यूट है बॉस। राशिद खान, मुजीब और नबी, ये तीनों स्पिनर ने इंग्लैंड को बांध कर रखा हुआ था। जिस इंग्लैंड ने पाकिस्तान को परखच्चे उड़ा दिए थे, 14-15 ओवर में 140-50 रन 160 रन चेस किया था, उसके तो आज लंका लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा शुरुआत हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि कल का जो 2 मैच है, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो एकदम कांटेदार मैच हो और दोनों ही टीम फाइट करे और दोनों ही जो अच्छा खेलेगा वो जीते। मेरा तो ये दिल से तमन्ना है। इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, कुछ ही घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे हम स्पेशल रिव्यू करेंगे, क्या उनकी प्लेइंग 11 हो सकती है, टॉस कैसा रोल प्ले कर सकता है, कल के मैच में बारिश खलल डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। ये सारे चीज़ों से पर्दा उठाएंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि कल के मैच में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा प्लेयर इन होना चाहिए, प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या क्या हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और आपसे हम मैच के बाद स्ट्रेट अवे आपसे मिलेंगे और आपसे हम आंखों देखा मैच का हाल का विवरण करेंगे कि कहां पर किस टीम से चूक हुई और कहां पर किस टीम ने बाजी मारी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कुछ ही देर घंटों बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के प्रीव्यू के ऊपर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।